और अगली खबर का रुख करेंगे। दौसा से खबर है जहां पर छात्राओं का हल्ला बोल जारी है। भांडारेज की छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। महात्मा गांधी स्कूल में बदलने का विरोध किया जा रहा है। मामले में छात्राओं की दलील है कि अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई प्रभावित होगी। बॉयज स्कूल में परिजन नहीं भेजेंगे। ये भी छात्राओं का कहना है कि अगर कोएड स्कूल हो जाता है तो जो उनके परिजन हैं वे बॉयज स्कूल में छात्राओं को नहीं भेजेंगे। प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दौसा से तस्वीरें हैं जहां पर छात्राओं का हल्ला बोल जारी है। महात्मा गांधी स्कूल में बदलने का विरोध किया जा रहा है। छात्राओं का दलील देना है कि अगर स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनाया जाता है तो उन्हें परेशानी होगी। सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ दौसा से जुड़ चुके हैं। आशीष, छात्राओं का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर फिलहाल? प्रियंका, ये मामला भांडारेज कस्बे का है। भांडारेज कस्बे में 2 स्कूल हैं, एक बॉयज स्कूल है और एक गर्ल्स स्कूल है। इस गर्ल्स स्कूल को राजस्थान की सरकार द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो छात्राएं हैं उनकी दलील है कि यदि ये इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होगी तो उन्हें दूसरी स्कूल में जाना पड़ेगा या सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना होगा तो बॉयज स्कूल में जाना होगा, जिससे परिजन उन्हें बॉयज स्कूल में नहीं भेजेंगे। इससे उनको परेशानी होगी, ये छात्राओं का कहना है। और इसी समस्या को लेकर उन्होंने तालाबंदी की। उनका कहना है कि इस स्कूल को हिंदी मीडियम ही रखा जाए ताकि वो उनकी गाँव में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष। और इस वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीधी तस्वीरें आ रही हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव जयपुर पहुंचे हुए हैं किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस वक्त जयपुर के एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पूछना है पूछिए। सर, अगले साल चुनाव है और उसको लेकर जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है, ओवैसी ने आपको अंगूठा छाप कहा, आपका क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे राजस्थान में एक शादी के समारोह के कार्यक्रम में आने का मौका मिल रहा है। और बहुत सारे साथी जानते होंगे कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के होने का रिश्ता तो अलग है ही हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे जितनी पढ़ाई लिखाई मेरी होनी थी, शुरुआती पढ़ाई लिखाई इसी राजस्थान में हुई है। मिडिल स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और जितने भी मिडिल स्कूल के पढ़े बच्चे हैं वो कहीं न कहीं सीमा में रह करके भारत देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का सवाल है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता ये जानना चाहती है। देश की जनता के सामने महंगाई बड़ा सवाल है, बेरोजगारी नौजवानों के सामने बड़ा सवाल है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी कब होगी ये किसान मांग कर रहे हो। किसानों को कम से कम जो 3 कानून बने हैं काले कानून, उनको वापस लिया जाए। ये बड़े मुद्दे हैं। खासतौर पर देखा जाए कि अब चुनाव है और समाजवादी पार्टी किस पैटर्न में अगले चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्षेत्रीय दलों को साथ लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें भी हरा दे। अच्छा, सलमान खुर्शीद की पुस्तक में हिंदुत्व को आईएसआई का या आतंकवादी संगठन का मैंने किताब नहीं पढ़ी। थैंक यू। थैंक यू सो मच है। थैंक यू। वेलकम सर। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सपा के अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव का भव्य स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पर और अखिलेश यादव के जयकारे लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त अखिलेश यादव जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वे यहां से रवाना होंगे, एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
अगली खबर का रुख करेंगे। कांस्टेबल के जन्मदिन पर पुलिस वालों पर ऐसा सुरूर छाया कि कानून को ताक पर रख दिया। डीजे की धुन पर मस्ती में झूमते पुलिस वाले नजर आए। नागौर के कुचेरा थाने की ये पुलिस वाले बताए जा रहे हैं, जहां पुलिस वालों ने नियमों की ऐसी तैसी कर दी। एक कांस्टेबल के जन्मदिन के रात में थाने में डीजे बजाया और जमकर डांस किया। वैसे तो पुलिस वाले रात में डीजे बजाने पर कानून का हवाला देकर डीजे भी जब्त कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो कायदे कानून सब भूल गए। सही भी है, जब बदन पर वर्दी है तो किसकी मजाल है जो टोक सके, कौन है जो रोक सके। तो ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली है। जो कानून की रक्षा करने वाले हैं वही कानून को भंग कर रहे हैं। महेंद्र बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बेहद हैरान करने वाली तस्वीर, रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, क्योंकि एक तरफ कोर्ट ने और प्रशासन ने रोक लगा रखी है डीजे पर, और आमतौर पे किसी आम व्यक्ति के घर पे अगर शादी समारोह होता है और अगर डीजे बजा लिया जाता है तो पुलिस वहाँ रंग में भंग डालने के लिए चली जाती है और डीजे को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो पुलिसकर्मी बिल्कुल थाने परिसर के ठीक आगे डीजे बजा रहे हैं, और ठीक इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने उस कांस्टेबल का केक भी कटवाया था। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्थितियां ठीक नहीं है। पुलिस कानून को अपने हिसाब से ही काम में ले रही है। जहाँ जरूरत रही वहाँ अपनी सहूलियत के हिसाब से काम में ले लिया। आम व्यक्ति के लिए ये चीजें है नहीं ऐसे। आम व्यक्ति और पुलिस खुद में कितना फर्क कर रही है, ये इस वीडियो से ठीक है महेंद्र, लेकिन जिस तरीका का वीडियो अभी सामने आया है, जमकर हुड़दंग मचाया जा रहा है पुलिस वालों की ओर से, तो क्या इस पर कोई अधिकारी ने एक्शन लिया है अब तक? देखिए, ये वीडियो कल रात से ही वायरल हुआ है, तो आज पुलिस अधिकारियों के समक्ष ये सारी बात आई है। इसके बाद अब पुलिस अधिकारी आगे क्या निर्णय लेते हैं, अभी इसे लेकर कुछ क्लियरिटी है नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों में पुलिस अधिकारी भी संवेदनशील रहते हैं। कोई ना कोई एक्शन की उम्मीद की जा सकती है पुलिस अधिकारियों से। जी ठीक है महेंद्र, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जब पुलिस वाले ही इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो आम लोगों से फिर क्या उम्मीद की जाए? जी, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हो कि आम व्यक्ति जब इस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं तो पुलिस उन्हें टोकती है और डीजे जब्त भी कर लिए जाते हैं। लेकिन पुलिस खुद ही अगर नियम कायदों को ताक में रखकर इस तरह से काम कर रही है तो ये हैरानी भरा तो है ही। लेकिन चिंता की बात ये भी है कि पुलिस खुद ही कानून तोड़ रही है। इससे फिर पब्लिक और समाज में क्या मैसेज जाएगा, ये चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल महेंद्र, चिंता का विषय है। मैसेज क्या जाएगा कानून का, ये भी बड़ा सवाल है। और महेंद्र, कोरोना भी अभी गया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग, ना सोशल डिस्टेंसिंग है यहाँ पर, ना लोगों ने मास्क लगाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो स्थिति है, जो वीडियो में नजर आ रहा है, ये बेहद चिंता की बात है। पुलिस इस तरह से अगर नियम कायदों को ताक में रखकर, सारी चीजों को ताक में रखकर ये चीजें करेगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही। दूसरा, इस तरह से पुलिसकर्मी, आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी हुड़दंग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक पुलिसकर्मी वर्दी में भी मौजूद है, वो भी इस हुड़दंग में शामिल था। तो ये चीजें निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि पुलिस ने जो किया है कांस्टेबल के जन्मदिन पे, ये कहीं किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। दूसरा, पुलिस कानून को अपनी सहूलियत के हिसाब से काम में ले रही है, ये भी एक चिंता की बात है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ अपनी सहूलियत पुलिस बना लेती है, और यहाँ खुद थाने के भीतर इस तरह से डीजे बजा दिया, तो ये बिल्कुल महेंद्र, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर एक्शन कब लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र की, जहां बाल संप्रेषण गृह में शराब पार्टी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संप्रेषण गृह के ही संविदा कर्मियों ने बाल संप्रेषण गृह में शराब और अन्य मादक पदार्थों को पहुंचाया था, जिसके बाद संप्रेषण गृह में अंदर शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ और संप्रेषण गृह के अधिकारियों की नींद खुली। संप्रेषण गृह के अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने सेवर थाने में 3 दिसंबर 2020 को मामला दर्ज कराया, जिसमें थाना प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जांच की गई। मामले में पुलिस ने कार्यरत संविदा कर्मी प्रेमपाल सहित 4 लोगों को संप्रेषण गृह में बालकों को शराब और मादक पदार्थ पहुंचाने का मामला दर्ज किया था, जिस प्रकरण में पुलिस ने जांच कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आगे बढ़ेंगे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गनहैदी गांव में घर के बाहर बेची जा रही अवैध शराब को रोकना महिला को भारी पड़ गया। शराब बेचने से मना करने पर शराब पी रहे युवकों के साथ शराब बेचने वालों ने महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक उसे किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं मिली है। लड़ाई हुई है, दारू बेचे तो भोला दारू बेच तो दारू बेच रहे हैं दोनों, और दारू वाले से वहाँ गाली देते हैं, कहते सी गंदी गनांदी और डेगारे में भैया हम तो जानते जाओ यहाँ दारू मत पी भाई घर पी हूँ कुटी कुटाए जा रहा हूँ। सोई खेच के रावण ने और डाल के रोड वगैरह में खेच के रावण ने हो गए। और अब बात दौसा की, जहां 2 दिन पहले प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में एक बुजुर्ग के साथ उद्योग मंत्री की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लालसोट उपखंड कार्यालय के बाहर पीड़ित परिवार का धरना जारी है और अब इस धरने का बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सहयोग भी मिल गया है। दरअसल उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा बुधवार को दौसा जिले के लाटपुरा गांव में प्रशासन गांव संघ अभियान में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी करणपुर गांव का रहने वाला बुजुर्ग मीठा लाल शिविर में पहुंच गया और मंत्री प्रसादी लाल मीणा से लापता बेटा वापस लाने की गुहार लगाने लगा। ये बात उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा को नागवार गुजरी और उसने बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पैरवी करने वाले व्यक्ति को मौके से भगा दिया। साथ ही कई बार मंत्री ने अपने मुंह से गेट आउट शब्द का भी उपयोग किया। हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मंत्री साहब मैंने मेरा बच्चा खो गया, उसको मिलाओ। बच्चा मंत्री इधर उधर झांकते हुए बोला, बोले तेरा बच्चा 2 साल की बात होगी, मेरे पास गया तेरा बच्चा पुणे के अंदर ही हुआ है, पुणे का जाने का मेरे पास बच्चा कहाँ है। तो यहाँ से बगले मंत्री साहब आपके विश्वास से मैं भागे भागे आया, आप मेरे बच्चा को दिलाओ। तो बच्चे जैसे मंत्री के पास में सिर झुकाया पूरा और दोनों हाथों से बाहर धको दिया। बोले भैया मंत्री साहब मैं मर जाऊँगा। बोले मर जा, मेरा क्या करेगा, जब मर गया खा मरी जा, मर जा जाके। एक तरह से उसका अपहरण किया गया है। अपने क्षेत्र का एक व्यक्ति उसको धंधे करने के नाम पर ले गया और एक साजिश के तहत ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र में किसी थाने में ले जाने वाले ने मुकदमा दर्ज कराया और ये माँ बाप ने जब यह थाने पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बुजुर्ग दंपति का पुत्र है, ये इकलौता कमाने वाला, उसको गायब किए हुए 2 साल हो गए। आप ये आपके सामने इनको देखो, 2 साल से सब सरकार में पूरे में घूम लिया। मंत्री के पास में, यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास में जाते हैं तो कल इनके धक्का मार के भगा दिया, ना कि इनकी सुनवाई करी गरीब लोगों की। उधर उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राज्य में कैबिनेट विस्तार की खबरों पर राठौर ने कहा कि गहलोत को डर है कि जैसे ही कैबिनेट विस्तार की बात होगी सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान की भी जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं है और झुंझुनू में सरकार का भट्टा बैठा दिया जाता है। कलेक्ट्रेट में कार्यरत एक पीड़िता ने अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत दी तो कलेक्टर ने उसी का तबादला कर दिया। और निश्चित रूप से दिलों में राज करता है और प्रत्यक्ष और परोक्ष सरकार के खिलाफ आदरणीय राठौड़ साहब हमें ऊर्जा देने के लिए। देखिए गहलोत साहब दिल्ली के दौरे पर जाए, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। आश्चर्यजनक घटना तो तब होगी जब मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए राज्यपाल भवन के अंदर सरकार अपने मुख्यमंत्री जी अपना पत्र भेज देंगे, जिसकी संभावना क्षीण है, क्योंकि जो माकन जी हमारे यहाँ प्रभारी है वो इससे पहले 16 बार ये ऐलान कर चुके हैं कि बस मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र और कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जब तक आज तक नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए कोई 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों को लॉलीपॉप पकड़ाया था। इतनी उनके पास वैकेंसी है नहीं, इसलिए वो डरे में है कि वो अगर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा।
और रुक कर लेंगे बड़ी खबर का कोटपुतली से। ये बड़ी खबर है जहां पर सब्जी मंडी में व्यापारियों का हंगामा देखने को मिला। मंडी सचिव पर अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं। मंडी सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। व्यापारियों ने मंडी पर ताला भी जड़ दिया है। तो कोटपुतली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सब्जी मंडी में व्यापारियों ने हंगामा किया है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी सचिव ने उनके साथ अभद्रता की है और इसी को लेकर उन्होंने मंडी पर ताला जड़ दिया है। सहयोगी हीरालाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, पूरा मामला क्या है आखिर? मैं आपको बता दूं कि मामला कोटपुतली की सब्जी मंडी का है, जहां व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया है। उन्होंने मंडी कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मंडी के गेट पे ताला लगा दिया और मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका कहना है कि यहाँ पर मंडी में रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान सब्जी बेचने व खरीदने के लिए आते हैं। इससे यहाँ वाहनों की रेलमपेल भी लगी रहती है, जिससे यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। और इसी समस्या के समाधान के लिए जब वे मंडी कर्मचारियों के पास गए तो मंडी कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की। इसी को लेकर उनमें रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने मंडी का गेट बंद करके और विरोध प्रदर्शन किया है। जी प्रियंका। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक साथ क्या है कि जैसे कि आपको वैसे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आतंक के एनकाउंटर की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आरबीआई की 2 नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है। आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दोनों स्कीम लॉन्च की। साथियों, बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी, उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए, सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन एम्बर्समेंट, ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। और मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर कुएं में मां बेटी का शव मिला है। 7 महीने की मृतक बच्ची बताई जा रही है। पति और ससुराल वाले मौके से फरार हैं। धम्बोला के अमरपुरा की ये घटना है। ससुराल पक्ष की तलाश पुलिस कर रही है।
और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी स्कूल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बदलने का विरोध किया जा रहा है। हिंदी मीडियम के छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र स्कूल को हिंदी मीडियम ही रखने की मांग कर रहे हैं, तो मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। राज्य सरकार ने इंग्लिश मीडियम बनाने के से निर्देश दिए हैं। सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं और अब सब के सब यही कह रहे हैं कि वैक्सीन ही है कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका। इतने पर भी ये सीधी बात समझ न आए तो यकीन मानिए आप जानलेवा भूल कर रहे हैं। देवा से आई इस रिपोर्ट को देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा क्यों वैक्सीन की दूसरी डोज सबके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश का देवास देश के उन चुनिंदा जिलों में से है जहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीके का पहला डोज 100% दिया जा चुका है। लेकिन यहां ये भी जानते हैं कि जब तक वैक्सीन का दूसरा डोज न लगा दिया जाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तभी तो देवास में पहली डोज के बाद अब दूसरे डोज के लिए लोग खुद सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह राजपूत, मैं जिला देवास का रहने वाला हूँ। और जो शासन द्वारा ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें आज हम दोनों ने सेकेंड डोज लगवाया है। वैक्सीनेशन के मामले में देवास के लोग जागरूक तो हैं ही, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसका असर है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों का आंकड़ा भी 10 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। देवास के जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला लगातार जिले में वैक्सीनेशन अभियान चलाने वाले टीम की अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही वो जिले के नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन से वंचित लोग जल्द से जल्द टीका ले लें, ताकि वो खुद के साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकें। हमारी प्राथमिकता यह है कि जिनके भी सेकेंड डोज ड्यू है उन लोगों को हम मोटिवेट करें, उन लोगों को जागृत करें कि अनिवार्यतः वो अपना सेकेंड डोज लगाएं। मेरा ये भी लोगों से गुजारिश है कि केवल महाअभियान का इंतजार ना करें। जिस तारीख को उनका सेकेंड डोज ड्यू होता है, अब हम 7 दिन वैक्सीन लगाते हैं, अपने निकटतम सेंटर पे जाके अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। देवास की ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि अगर लोग एकजुट हों तो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हमारी जीत को कोई टाल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर क्रिप्टो की समझ पर। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो के समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने मचाई हलचल। ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर एल्केमे ने $250 मिलियन की फंडिंग जुटाई। वेब3 और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोवाइडर एल्केमे ने वेंचर कैपिटल फर्म्स और दूसरे निवेशकों से अपने लेटेस्ट राउंड की फंडिंग से $250 मिलियन जुटाए। अपनी फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर $3.5 बिलियन हो गई, जो 12 महीने पहले $2.5 बिलियन से थोड़ी कम थी, जिससे इसकी इनकम में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ब्लॉकचेन अब वेब3 का भविष्य होगा। ये दुनिया भर में नई पोस्ट के फॉर्मुलेशन को बढ़ावा देकर दुनिया भर में अपना विस्तार करेगा। डेटा दिखाता है कि मेजर बिटकॉइन माइनर्स और वेल्स अपनी होल्डिंग जारी रखेंगे। बिटकॉइन में बढ़ोतरी को बूस्ट करते हुए बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेटर्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने इस महीने अपनी होल्डिंग्स को बेचने से इनकार कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रैकन ने अपनी अक्टूबर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा कहा। रिपोर्ट में कहा गया कि राइट, मैराथन, बिटफार्म्स, आर्गो और हथ9 सहित बड़े माइनर्स ने बाजार में गिरावट के दौरान भी बिटकॉइन को स्टैक करना जारी रखा है और इस साल का रिवीव्ड सप्लाई डेटा, जो लंबे समय से बिटकॉइन होल्डर्स के
कॉइन्स की गतिविधियों को ट्रैक करता है। इनसे संकेत दिया गया है कि निवेशक बेचने का मन नहीं बना रहे हैं। एंथरम गैस फीस में जून के बाद से 2200% का उछाल आया। क्रिप्टोमेट्रिक साइट बिट इन्फो चार्ट्स के मुताबिक इथेरियम पर औसत लेन देन शुल्क जून में 2200% बढ़कर $51.45 हो गया। इथेरियम की मांग बढ़ने पर लेन देन शुल्क बढ़ता है। लेन देन शुल्क में उछाल का कारण इथेरियम का बढ़ता ट्रेडिंग वॉल्यूम और ब्लॉकचेन के लेटेस्ट नेटवर्क अपग्रेड से जुड़ी हायर एक्टिविटी है। इथेरियम अल्टायर अपग्रेड कर रहा है, जिसमें अपने नेटवर्क को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म से प्रूफ ऑफ स्टेक में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म में अधिकांश कंप्यूटिंग पावर वाले माइनर सबसे ज्यादा लेन देन वैलिडेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनर ज्यादातर लेन देन को मान्य करते हैं। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।